So today our topic of discussion is graphical representation of data. This is a very small but interesting unit of the study. The main thing is that which type of questions can come. So in the examination they may ask they may give you different situation, and then they can ask that in this situation which type of graph can be constructed, or based on certain graph some data interpretation problem can come based on that too, so that you can conclude something from that particular graph. And then ये भी पूछा जा सकता है कि आपका ग्राफ से दिस पर्टिकुलर ग्राफ इज यूज्ड फॉर विच एप्लीकेशंस। इस तरह से कुछ क्वेश्चन सब आ सकते हैं। तो ये काफी स्मॉल का पोर्शन है आपके सिलेबस का, और इसके साथ आपका बेसिक जो स्टैटिस्टिकल पार्ट सब था, जिसमें मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और उसके बाद मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी और उसके साथ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उस पार्ट को हम लोग कवर कर लेंगे। तो इफ यू गो फर्दर you can see that what is the use of graphical representation. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का क्या यूज है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं, वो हम थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेंगे। So the geometrical representation of set of data that maintains and conveniently displays its properties is called graphical representation. Of course, अब जैसे इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को अगर हम काफी सारे लाइंस में किसी चीज को लिख के आप हमारे सामने रखा जाता है, तो अवश्य ही हमें उसे रीड आउट करने में, उसे समझने में, उसे उससे मीनिंग निकालने में समय लगता है। एंड इट कैन बी इजिली व्हाट यू कैन से easily forgotten also. You can forget the things. तो इससे अच्छा है कि अगर हम काफी सारे डेटा को अगर इस तरह से समराइज कर ले, इसको कि हम ग्राफ्स के फॉर्म में ले आए, तो एक तरह से एक विजुअल क्लैरिटी भी देता है। हम डेटा समराइज भी कर सकते हैं और काफी कम समय में बहुत सारा इंफॉर्मेशन उसमें शेयर किया जा सकता है और कलेक्ट किया जा सकता है। So it is a useful tool for organizing, comprehending and interpreting the information gathered. आप आसानी से चीजों को आप सबके सामने रख सकते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, कंपैरिजन दिखा सकते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के बीच में, उनके डिफरेंट सेट्स ऑफ डेटा आउटकम, उसको आप विजुअली जब रिप्रेजेंट करते हैं तो हमारा डेटा समराइजेशन जो है काफी आसानी से हो जाता है। तो इस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है, और आप ग्राफ के नेचर को देख के भी आप अपने वेरिएबल्स के वेरिएबल या जो आउटकम्स हैं सैंपल पॉइंट्स के बारे में भी बता सकते हैं कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वेरिएंस कितना है। सो विजुअली भी हम डेटा को समझ सकते हैं कि हमारा डेटा किस तरह से एक नॉर्मल पॉपुलेशन से हमने एक्सट्रैक्ट किया है सैंपल, या आपका जो सैम्पलिंग जो है, सैंपल आपने जो एक्सट्रैक्ट किया है या जिसको आपने सेलेक्ट किया है, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छा, इसी 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 के तहत हम लोग क्यू क्यू प्लॉट ड्रॉ करते हैं, जो आपने सुना होगा। और क्यू क्यू प्लॉट हमें जनरली हमें यही बताता है कि हमारा डेटा जो है कितना चाहिए, स्कैटर प्लॉट, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमारा डेटा जो है किस तरह से, या डिफरेंट सेट ऑफ वेरिएबल्स में किस तरह का रिलेशनशिप है, ये सब हम आसानी से पता कर लेते हैं। तो इस मायने में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो है हमारे लिए काफी यूजफुल है। विजुअल डिस्प्ले ऑफ डेटा एंड स्टैटिस्टिकल रिजल्ट, कोई भी स्टैटिस्टिकल रिजल्ट अगर हमें मिल गया है, तो मीन आपको दिख रहा है, कुछ परसेंटेज में डेटा दिख रहा है, हम उसको आसानी से विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। It is more effective than presenting the data in tabular form. Graphical representation is another way of analyzing numerical data. Graph is a chart through which data are represented in the form of lines, curves, drawn across the coordinate points plotted on the surface. So generally हम लोग जो हमारे
स्टैटिस्टिकल रिसर्च में या सोशल साइंसेस के रिसर्च में जो हमारा डेटा सब होता है, ज़्यादातर हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करते हैं और एक्स वाई प्लेन में हम अपने डेटा को रखते हैं। तो इससे हमारा जो आप जो एनालिसिस डेटा एनालिसिस के रिजल्ट को भी हम ग्राफिकली दिखा सकते हैं। डेटा इन्फॉर्मेशन और क्विकली एंड इजीली समराइज कर सकते हैं हम अपने जो graphical representation के through. It is a useful analytical tool that we may use to determine the mode निकालने के लिए, मीडियन निकालने के लिए आप देख सकते हैं ओजाइक, जैसे ओजाइक जो आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व होता है उसका यूज करके हम लोग मीडियन निकाल लेते हैं। उसी तरह से हमारे पास अगर हमें मीडियन निकालना है, हम लोग हिस्टोग्राम यूज करके भी निकालते हैं। मोड जो है वो भी हिस्टोग्राम यूज करके हम निकाल सकते हैं। तो डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से भी हम अपने डेटा का डिफरेंट स्टैटिस्टिकल वैल्यू निकाल सकते हैं। इवन नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, उसको भी हम जब ड्रॉ करते हैं तो यू कैन यूजली गेट द मीन ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन एंड इफ इट इज नॉर्मल मीन मीडियन मोड जो है वो हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से ग्राफ जो है हमारे लिए यूजफुल है। नाउ द बेसिक ग्राफ, फर्स्ट ग्राफ इज बार ग्राफ। आप देखे होंगे कोई भी इंफॉर्मेशन है, अगर आपके पास सबसे इजीएस्ट वे ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन है जिसमें कि हमारे पास अगर नॉमिनल स्केल में डेटा है, सपोज यू कैन से दैट 5 पर्टिकुलर पर्सन्स आर देयर, 5 व्यक्ति आपके साथ आपके पास है और उनका वेट दिया गया है। सपोज 5 नेम्स आर देयर, राम, श्याम, गीता, मोहन। सो इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट देयर what you can say weight, you can use a bar graph। आप आसानी से उसको, जहाँ पे आपका जनरली बार ग्राफ हम तब यूज करते हैं जब आपका जो वेरिएबल है जो सिर्फ नॉमिनल स्केल में हो, आपका रेशियो स्केल में ना हो के नॉमिनल स्केल में हो। जब भी अगर हम आपके पास हमारे पास डेटा है, सपोज सपोज रेन इन डिफरेंट मंथ्स ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर, डिफरेंट ईयर में रेन कितना हुआ है, कितने सेंटीमीटर रेन हुआ, उसको रिप्रेजेंट करना है। देन यू टेक द इन द एक्स एक्सिस यू कैन टेक द डिफरेंट मंथ्स, January, February, March, like this you can take, and then you can on the y axis you can put the centimeter of rain fallen in that particular month। और उस तरह से हम बार ग्राफ बनाते हैं। It is shown in the form of a rectangle spaced out with equal spaces between them and having equal width। जनरली हम लोग इस तरह से बनाते हैं इक्वल। आप ये यहाँ देख सकते हैं फिगर में, आपने ग्राफ में जनरली आपके पास रेक्टेंगल सब होते हैं जो इक्वल विथ के होते हैं, और उसको हम इक्वल विथ को लेने के बाद आप इसके हाइट जो है वो आपका उस सेट ऑफ वेरिएबल के जो आउटकम होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस तरह से बार ग्राफ हम बनाते हैं। यू कैन जस्ट सी दिस इज वन एग्जांपल जिसमें हम देख पा रहे हैं कि डिफरेंट number of students playing a particular game। So volleyball is being played by 15 students, basketball is being played by 25 students and football is being played by 10 students। तो इसको अगर हम ग्राफ के अंदर दिखाना चाहेंगे तो यू कैन यूज बार ग्राफ हम यूज कर सकते हैं। और आप जस्ट देख लीजिए, इन तीनों को हमने एक्स एक्सिस पे रखा है, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर बीइंग टेकन इन ऑन द वाई एक्सिस। सो ये एक बार ग्राफ का एग्जांपल है और कितना आसानी से हम समझ लेते हैं कि जो बास्केटबॉल, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड किस तरह से हम इसको इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं कि आप विजुअल रिप्रेजेंटेशन से ही देख रहे हैं कि हमारे पास बास्केटबॉल प्लेयर जो है सबसे ज्यादा है, सबसे कम खेलने वाले जो प्लेयर्स है वो फुटबॉल, इरिस्पेक्टिव ऑफ the exact number, and you can always see it very quickly। और ये आपको ज़्यादा विजुअल अपीलिंग भी लगता है, आप आसानी से इसको फॉलो कर सकते हैं। एंड यू आर नॉट, अगर इसी चीज़ को पहले तो आपका ग्राफ जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपको विजुअली अपीलिंग लगता है, आप उसको देख लेते हैं। उससे थोड़ा सा नीचे हम देखते हैं टेबल को हम फॉलो कर लेते हैं, बट यही चीज़ अगर एक पैराग्राफ में लिखा हुआ है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू रीड इट आउट, हम उसको रीड करना नहीं चाहते। तो इसलिए जरूरी है कि हम डेटा को आपका
ग्राफ के फॉर्म में लेके आए और बार ग्राफ। नाउ द हिस्टोग्राम, यू मस्ट हैव सीन दिस टाइप ऑफ ग्राफ, यू कैन सी यहाँ जो आपको दिख रहा है, you can see this is an histogram. Basic difference is there is no gap in between different values, different जो आपके पॉइंट्स हैं, जो भी आप उस पे ले सकते हैं। जैसे एग्जांपल मैं लूंगा, जैसे आपका marks obtained by the students and number of students, सपोज 0 to, so आप ये समझ सकते हैं कि इंटरवल स्केल में अगर आपके पास डेटा है, रेशियो स्केल में अगर आपके पास डेटा है, या कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा होता है, उस समय हम लोग हिस्टोग्राम का यूज करते हैं। नाउ इट इज नॉट रिक्वायर्ड कि ये सब इक्वली स्पेस इक्वल, जैसे वहां था कि रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल विथ, बट यहाँ जरूरी नहीं है। बहुत बार हम लोग के पास क्लासेस होते हैं जो कि अनइक्वल साइज के भी होते हैं, अनइक्वल विथ के होते हैं, तो उस तरह से ये इसका विथ जो है ये अलग अलग भी हो सकता है। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम इज दैट there the continuity is not required, basically it is done for nominal scale, nominal scale के लिए ज्यादातर हम लोग करते हैं, but histogram is used for continuous scale when there is the use of interval and ratio scale। तो इस तरह से हमारे पास हिस्टोग्राम को हम यूज कर सकते हैं, और हिस्टोग्राम जनरली यूज किया जाता है whenever you have got different continuous data points, जैसे मैंने बताया वेट हो, हाइट हो, आपका इंटेलिजेंस हो, आपका मार्क्स हो, इस तरह की चीजें जब रहेंगी तो वहाँ हम हिस्टोग्राफ यूज करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया गया एक एग्जांपल है, क्लास इंटरवल सब दिया गया है, डिफरेंट क्लास इंटरवल्स आर देयर एंड द फ्रीक्वेंसी हैज बीन गिवन देयर। सो इस तरह से फ्रीक्वेंसीज दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इसको डिफरेंट रेक्टेंगल्स में लेके, और उसका इधर एक्स एक्सिस में the class intervals are there and in the y axis you got the frequency, and you can observe clearly observe that there is no gap in between, histogram में कोई gap in between नहीं है। of course it can start from zero, it can start from any point, इसमें एक्स एक्सिस पे कोई एक पॉइंट से भी स्टार्ट हो सकता है। सो इस तरह से हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। नाउ वन मोर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज पाई ग्राफ। पाई ग्राफ जो है, पाई चार्ट भी हम लोग बहुत बार जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ हमें इस तरह के ग्राफ्स देखने को मिलते हैं। पाई ग्राफ, पाई ग्राफ जैसा कि है आपका, पाई का सबसे ज्यादा यूज सर्कल के ग्राफ, सर्कल में होता है। सर्कल से रिलेटेड जितने सारे फॉर्मूलाज हैं, आप उसका एरिया निकालिए, आप उसका पेरीमीटर निकालिए, सारे चीज आपको मालूम है कि पाई का यूज काफी ज्यादा होता है। तो इसको पाई ग्राफ को हम लोग ज्यादातर सर्कल ग्राफ भी बोलते हैं। द रियल मीनिंग इज दैट whatever the outcomes are there, you just try to divide that particular circle, the central angle of the circle, this particular angle in this at center is, if you add these all angles, the total angle जो होगा 360 डिग्री होगा। तो फंडामेंटल इसमें यही करना है कि जो इतने भी आपके पास वैल्यू आए हैं, वैल्यू मस्ट बी इन कॉन्टिन्यूअस स्केल या परसेंटेज के फॉर्म में हो। इसको हम suppose uh, what you can say, suppose 4 players are there, you can just try to understand, इसको देखने की कोशिश करिए कि 4 players, 1 2 3 4, you have got 4 different colors, green is there, light green is there, yellow, and then blue is there। so suppose 4 players are there, suppose Rohit Sharma, Kohli, and then Surya Kumar Yadav, and then what you can say KL Rahul। ये 4 प्लेयर ने रन बनाया है, और डिफरेंट टाइप्स के रन है, किसी ने 100 बनाया, किसी ने 50 बनाया, किसी ने 60 बनाया, किसी ने 20 बनाया। सो इसको अगर टेबल के फॉर्म में दिखाएंगे, यू कैन ऑलवेज सी दैट, आपने देखा हिस्टोग्राम बार ग्राफ में हम लोग इसको दिखा सकते हैं, डिफरेंट प्लेयर्स नेम विल बी देयर, और यू कैन इजिली सी दैट कि आपके रोहित शर्मा ने कितना स्कोर किया, विराट कोहली ने कैसा स्कोर किया, और इस तरह से हम बार ग्राफ बना के इसको देख सकते हैं। लेकिन अगर किसी को एक सर्कल के फॉर्म में लाए, देन इन दैट रेशियो, जिस रेशियो में उनका कंपैरिजन किया गया है, जैसे सपोज आई एम सेइंग दैट रोहित शर्मा ने 100 बनाया, 120 बनाया, विराट कोहली ने 60 बनाया,
केएल राहुल ने 40 बनाया। इस तरह से अगर आप, तो ये जो टोटल, सपोज इन सबने चारों ने बैटिंग करके 240 रन बनाया है ना, 240 में रोहित शर्मा का कंट्रीब्यूशन कितना है या क्या परसेंटेज है, दैट यू कैन इजीली गेट। सो ये हम आसानी से देख लेंगे। और इसके बाद सपोज मैंने बताया कि 240 में रोहित शर्मा का कंट्रीब्यूशन आपका सपोज 100 है, तो ये कितना परसेंट है, क्या प्रोपोर्शन हुआ 240 में, उसका कितना कंट्रीब्यूशन है। इट इज लिटिल बिट लेस देन 50%, 50% से थोड़ा कम है, बिकॉज ही हैज स्कोर 100। आप के एल राहुल का अगर वो 20 अगर बनाया है तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन है वो हमें देखना है। इट इज नियर अबाउट 10%। तो ये जो हम इसको एक रेशियो के फॉर्म में देख रहे हैं, किसी ने 50% बनाया, किसी ने 10% बनाया, तो ये हमने 240 को ही हम इसको टोटल स्कोर जितना भी इन्होंने ऑब्टेन किया उसके रेशियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अगर हम इस पर्टिकुलर सर्कल पाई चार्ट को देखेंगे तो इसमें हमारे पास टोटल कंट्रीब्यूशन कितना है, 360। 360 को हमें उसी रेशियो में डिवाइड करना है। सपोज जैसे मैंने बताया इसी एग्जांपल, आई विल टेल यू अदर एग्जांपल आल्सो, दूसरा एग्जांपल भी है। 360 में 240 में रोहित शर्मा का आपका स्कोरिंग है 100। सो इसी को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो 360 में रोहित शर्मा का अगर 360 स्कोर रहता तो रोहित शर्मा का क्या स्कोर होता इसी प्रोपोर्शन में। यू कैन इजिली यूज यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड हम यूज कर सकते हैं। जैसे हमने देखा 240 में अगर उसका उसने 100 बनाया है तो 360 के अंदर वो और कुछ ज्यादा बनाएगा। और वो जब आप कंट्री वो जो है आप निकालेंगे, वो पर्टिकुलर जो है वो आपको एग्जैक्टली दैट एंगल यू विल गेट। तो ये हमें देखना होगा कि किस तरह से हम उसको कर सकते हैं। तो आई विल टेक वन एग्जांपल। In order to show the numerical distribution, the pie graph, sometimes called circle graph, breaks the circular statistical visual into sectors or slices. हम सर्कल को डिफरेंट सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। एवरी सेक्शन रिप्रेजेंट एक commensurate amount of the whole, पूरा होल का कितना एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में हम डिफरेंट सेक्टर्स में उसको डिवाइड कर लेते हैं। पाई ग्राफ्स आर द मोस्ट इफेक्टिव वे, और पाई चार्ट्स टिपिकली टेक अ प्लेस ऑफ अदर टाइप ऑफ ग्राफ्स। ये जैसे मैंने बताया कि हिस्टोग्राम हम बना सकते थे, हम बार ग्राफ बना सकते थे, लेकिन यू कैन आल्सो क्रिएट, क्योंकि इसमें हम जैसे ही डायरेक्ट देखते हैं तो हमें पता चलता है, जैसे यहाँ पता चल रहा है कि 50% ऑफ द कंट्रीब्यूशन इज बाई दिस ब्लू पोर्शन। ये ब्लू पोर्शन जो है ये 50% कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो ये हमें कहीं ना कहीं एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन देता है, अच्छा भी लगता है, जिसमें हम एक ही पर्टिकुलर फिगर में सारे चीजों को देख लेते हैं। तो पाई चार्ट भी हम कंट्री, ये सारे टाइप के ग्राफ जो है आप आसानी से एक्सेल में बना सकते हैं। एमएस एक्सेल जब आप यूज करते हैं आप आसानी से ये सारे ग्राफ आप बना, यस इन एसपीएसएस आल्सो यू कैन डू, लेकिन एमएस एक्सेल में ये सब ग्राफ बनाने के लिए आप एमएस एक्सेल में आराम से इसको बना सकते हैं। या आप व्हाट यू कैन से, आप कोई और भी सॉफ्टवेयर पैकेज अगर आपके पास है उसमें भी हम इसे बना सकते हैं, बट एमएस एक्सेल में आप फ्रीली इसको यूज करके बना सकते हैं। Now the how you make up a pie graph? The total value of the pie is always 100%. ये total जो 100% होगा सबका ले सबका वैल्यू को मिला के, we will take one example। ये देखिए the total of all data is equal to 360 डिग्री को हमें डिवाइड करना है आपके जो भी डेटा पॉइंट्स होंगे उसके प्रोपोर्शन। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, इसका स्टेप्स है, कैटेगराइज द डेटा, कैलकुलेट द टोटल। जैसे मैंने भी बताया कि मान लीजिए टोटल स्कोर 240 है, चारों ने बैटिंग करके 240 बनाया। डिवाइड दी कैटेगरीज, कन्वर्ट इनटू परसेंटेज, उसको आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर लीजिए और फिर उसे डिग्री में कन्वर्ट कीजिए 360 के साथ, आप उसको देखिए। गिवन डेटा, टोटल वैल्यू ऑफ डेटा इंटू 360 डिग्री, जो मैं बता रहा था। जैसे ये फॉर्मूला यहाँ अगर मैं उस एग्जाम्पल को लेके चलूँ तो आपके पास जो रोहित शर्मा का कंट्रीब्यूशन कितना है 120, टोटल वैल्यू ऑफ डेटा कितना है 240, 120,
मैंने 100 बोला था, 100 इवन रोहित शर्मा का कंट्रीब्यूशन 100 है, और आपका टोटल वैल्यू ऑफ डेटा 240 था। अब 100/240 इंटू 360 अगर आप करेंगे तो यू विल गेट एन वैल्यू विच विल बी दी एंगल वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन और दैट पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं, जैसे एक टीचर जो है बच्चों से पूछ रहा है कि आपका फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है, तो आप देख सकते हैं कि फुटबॉल 10 लोगों ने बोला है, हॉकी 5 ने, क्रिकेट 5 ने, बास्केटबॉल 10 ने, और बैडमिंटन 10 ने। अगर आप टोटल स्कोर कर लेंगे तो आपका टोटल स्टूडेंट्स हैं 40, तो टोटल आपको मिल गया। तो आप देख लीजिए कि 40 में फुटबॉल है 10, तो वो 360 में कितना होगा। तो यहाँ वही फॉर्मूला से आप निकाला गया है, 10/40 इंटू 360 90 निकला, 5/40 into 360 45, 5/40 360 45, 90 90, and if you add these all angles 90 90 90 270 and then one more 90, you will get 360। तो आपका टोटल एंगल 360 डिग्री हो गया, और सारे डेटा पॉइंट को हमने ले लिया, तब जाके हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यूजली सी दिस। तो अब अगर हम इसे देखते हैं, यू कैन इजीली से दैट द कंट्रीब्यूशन द फेवरेट स्पोर्ट्स of the students are equally distributed among this what you can say football, basketball, and badminton. And then in hockey and cricket, it is less favorite, but these other three, football and basketball and badminton, they all, each of these particular section 25%, 25%, 25%, total 75% this one. Students are playing these particular three games. Yeah, their favorite game is these particular three games. And then the remaining is there in this. You आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपके पास एक 12 दिख रहा है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, लेकिन एक 12 दिख रहा है, 13 दे रहा है। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ राउंड अप एरर। अगर आप इसको डेसिमल पॉइंट में रखेंगे परसेंटेज को, यू विल गेट एग्जैक्टली 12.5, 12.5 को मिल जाएगा। देन द नेक्स्ट वन कम्स इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन जो है, ये आप समझ लीजिए कि आपके पास जो हिस्टोग्राम है, उस हिस्टोग्राम के मिडिल पॉइंट्स को अगर आप ऐड करते जाएं, सो पॉलीगन का मतलब होता है कि a closed figure having many sides like a rectangle is a polygon, a square is a polygon, what you can say a hexagon is a polygon। so यहाँ पे भी आप देखेंगे कि आपको आप एक पॉलीगन का यहाँ देख सकते हैं, और अच्छा से आपको दिखेगा। आप जस्ट ट्राई टू सी, यहाँ पे डिफरेंट मार्क्स सब दिया गया है, और उसके लिए आप सपोज हिस्टोग्राम बनाने के लिए जो आप बेसिक करते हैं, ये क्लास इंटरवल सब है 34.5 से लेके इस वन सपोज 39.5, इसके लिए फर्स्ट वाले के लिए आप देखिए 40 से 45 के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट है 1। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं इसका एग्जैक्ट लोअर लिमिट क्या होगा 39.5, और अपर लिमिट होगा 44.5। यहाँ इसके बीच, इसके जस्ट सेंटर में जो वैल्यू है 1 दिया गया है। सिमिलरली एक बीच का इसको देख लेते हैं, जो 10 के पास गया, 10 वाला के लिए ये होगा 69.5 से 73.5, है ना। तो ये 74.5 से 69.5, इसके बीच वाला वैल्यू जो है वो आपका 10 है। तो ये सब बीच के वैल्यूज पॉइंट देने के बाद हम सारे पॉइंट्स को मिला दिया। आपको लास्ट वाला पॉइंट जो है वो उसके जस्ट उसके पहले वाले जो क्लास इंटरवल है उसके मिडिल पॉइंट से नीचे बेस लाइन से मिला देंगे, क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी तो है नहीं, जीरो है फ्रीक्वेंसी, इधर भी फ्रीक्वेंसी जीरो है, देयर इज नो डेटा। सो हमें लेकिन क्योंकि पॉलीगन बनाना है, अगर हम यहीं पर पॉइंट लेके छोड़ देंगे तो आपका फिगर इनकम्प्लीट हो जाएगा, आपका पॉलीगन बनेगा नहीं, क्लोज फिगर नहीं बनेगा। सो क्लोज करने के लिए आप उसके इमीडिएट डेटा पॉइंट के साथ एक्स एक्सिस में मिला देंगे, तो you'll get the frequency polygon। Then the next one is cumulative frequency curve, जिसको हम लोग मोज़ाइक भी बोलते हैं। सो अगर आपने मीडियन मैंने बताया है, आप मीडियन देखा है आपने,
पिछले दिन में क्वार्टाइल के बारे में भी बता रहा था। ये सब अगर आप देखे हैं तो मस्ट बी नोइंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कर्व के बारे में नहीं, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं। सो यू गो ऑन एडिंग द consecutive frequencies either in ascending order or in descending order। आप उसी के हिसाब से इसको लेस देन हो जाएगी एंड मोर देन हो जाएगी। तो आप असेंडिंग ऑर्डर में उसको ऐड कर सकते हैं। असेंडिंग मतलब आपका जो सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जो लोएस्ट क्लास इंटरवल है, वहां से स्टार्ट करते हुए ऐड करते हुए नीचे तक आ सकते हैं। और जो आपका हाईएस्ट क्लास इंटरवल है, वहां से भी ऐड करते हुए आप ऊपर की तरफ जा सकते हैं। तो इसी तरफ से जब आप असेंडिंग ऑर्डर में आते हैं, जब आप सबसे लोअर क्लास से स्टार्ट करते हुए ऐड करते हुए नीचे जाते हैं, तो वो आपका लेस देन ओजाइव होता है। और जब आप सबसे हायर क्लास इंटरवल, सबसे हाईएस्ट वैल्यू वाला क्लास इंटरवल, जैसे 0 से 10, 10 से 20, लास्ट इज 40 से 50, और 40 से 50 लेके अगर आप नीचे सबसे कम वाले क्लास इंटरवल पे जाते हैं, तो वो मोर देन ओजाइव होता है। वी विल टेक वन एग्जांपल, जैसे इसको हम बेटर ढंग से समझेंगे। तो सपोज दिस इज योर केस, आपके पास डिफरेंट क्लास इंटरवल दिए हैं, 0 से 5, 5 से 10, 35 से 40। तो अगर हम लेस देन बात करें हम, तो यू कैन से दैट यहाँ पे हम लोग लेस देन 5 कितने स्टूडेंट्स हैं, तो योर फिगर इज 7। अगर हम लेस देन फ्रीक्वेंसी कर्व का मैं बात कर रहा हूँ, पहला वाला असेंडिंग ऑर्डर में जाना है, तो लेस देन 5 कितने स्टूडेंट है, 7। लेस देन 10 कितने स्टूडेंट है, दिस बोथ कैन बी एडेड, 17। लेस देन 15 कितने स्टूडेंट है, तो 17 प्लस 20 आपका 37। तो इस तरह से जब आप ऐड करते हुए नीचे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व है, या लेस देन हो जाएगी। नाउ द अदर केस कैन आल्सो हैपन। अगर मैं बोलूंगा कि 35 से ज्यादा कितने लोग हैं, मोर देन हो जाएगी। 35 से ज्यादा कितने लोग हैं, तो फिगर इज 9। 30 से ज्यादा कितने लोग हैं, तो 14 प्लस 9 23। 25 से कितने ज्यादा लोग हैं, तो आपके 23 प्लस 10 33। तो इस तरह से हम, जब हम सबसे हाईएस्ट वैल्यू से लोएस्ट वैल्यू की तरफ जाते हैं, तो यू गेट मोर देन हो जाएगा। और जब आप लेस देन लोएस्ट क्लास से हायर क्लास की तरफ जाते हैं, तो इट इज लेस देन हो जाएगा। सो ये आप देख सकते हैं, सेम थिंग हैज बीन प्रेजेंटेड हियर। आप देख सकते हैं दोनों में टोटल 95 तक हम पहुंच रहे हैं। इधर में भी आप इंक्रीज करते हुए 95 पहुंच रहे हैं, इधर में भी आप इंक्रीज करते हुए 95 पहुंच रहे हैं। तो जनरली इसको यूज करते हैं, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को यूज करते हैं, बट यू कैन आल्सो गो फॉर मोर देन फ्रीक्वेंसी, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आल्सो, इसको भी लेके हम कर सकते हैं। और आप जब इसको कर्व को बनाते हैं, जस्ट ट्राई टू सी, अगर आप इस कर्व को देखेंगे, तो आपका ये कर्व कुछ इस तरह से दिखेगा। देन ऑलवेज सी दिस इज मोर देन हो जाए। मोर देन हो जाए में आप देखे थे, मैं 35 से ज्यादा कितने लोग हैं, तो 9। और उसके बाद वाला जो आपका 45 से ज्यादा कितने लोग थे, तो इस तरह से आप धीरे धीरे मोर देन हो जाएगी, इस तरह से बना हुआ है। और इस यहाँ पे 0.5 से कम कितने लोग हैं, तो आपके पास 7 था। ठीक है, तो ये आपका लेस देन हो जाए वाला पॉइंट सब है। ये मोर देन हो जाए का पॉइंट है, ये लेस देन हो जाए का पॉइंट है। और ये जहाँ पे क्रॉस करता है, और whenever it is crossing दैट वैल्यू, अगर आप उसको नीचे लेके जाएंगे, तो दैट विल बी योर मीडियन। सो आप ओजाइव से भी मीडियन निकाल सकते हैं। डोंट नीड, आपको वो सारा फॉर्मूला और ये सारा चीज करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप एक ओजाइव कर्व बनाइए, और वो कर्व कर्व जहाँ पे भी क्रॉस करेगा, वो वो क्रॉस उसको आप एक्स एक्सिस से मिला दीजिए, वी गेट दी मीडियन वैल्यू। नाउ दिस इज द अदर वन दैट इज कॉल्ड पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ में हम पिक्चर्स के फॉर्म में लेके आते हैं। जनरली जैसे हम स्माइली के फॉर्म में किसी चीज को दिखा रहे हैं, किसी में हम व्हाट स्टार के फॉर्म में किसी चीज को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस तरह से जब कोई रिप्रेजेंटेशन सब होता है, तो इसको पिक्चर ग्राफ बोलते हैं। जैसे आप देखे होंगे ज्यादातर, सपोज यू से दैट
व्हाट इज द फॉरेस्ट एरिया इन डिफरेंट स्टेट्स, उसको दिखाने के लिए प्लांट्स को, सपोज देर आर 1 लाख प्लांट्स इन दैट पर्टिकुलर सिटी, तो आपको देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स का फिगर यहाँ डाल दिया गया और उस सिटी का नाम लिख दिया गया। सेकेंड में मान लीजिए कि 50 लाख प्लांट्स है, तो उस सिटी का नाम डाल दिया गया और यहाँ प्लांट्स डाल दिया गया, तो थोड़े कम हाइट करके। तो इस तरह से जब आप किसी को विजुअल्स या पॉपुलेशन को दिखा रहे हैं, आप ह्यूमंस का फोटो या पिक्चर लगा के दिखा रहे हैं या टाइगर्स के बारे में बता रहे हैं, तो पिक्चर्स के रूप में अगर आप रिप्रेजेंट करते हैं, देन इट इज पिक्टोग्राफ। नाउ दिस इज वन अदर ग्राफ, इसको हम बोलते हैं बॉक्स प्लॉट। बॉक्स प्लॉट, तो ये 5 बेसिक इंफॉर्मेशन साथ में प्रेजेंट, ये जैसा कि हमने बताया था आपको, ये Q1 और Q3 दिखाता है और आपको मिनिमम और मैक्सिमम बताता है, एंड देन मीडियन आल्सो इज देयर। सो 5 डिफरेंट इंफॉर्मेशन, द मिनिमम, द फर्स्ट क्वार्टाइल, द मीडियन, थर्ड क्वार्टाइल एंड मैक्सिमम। तो इस तरह का ग्राफ आप जब देखते हैं, आपको ये जानना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसमें 5 बेसिक इंफॉर्मेशन है। यू कैन गेट द Q1 वैल्यू, Q1 वैल्यू देखेंगे यहाँ 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 नीचे, यहाँ यहाँ पे Q1 का वैल्यू है, ये एक्स एक्सिस है, आप समझ सकते हैं, डिफरेंट डेटा पॉइंट्स है। ये मीडियन वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू भी आपको मिलेगा और मैक्सिमम। इन ए बॉक्स प्लॉट वी ड्रॉ ए बॉक्स फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टाइल टू द थर्ड क्वार्टाइल। एक बॉक्स बनाते हैं, आप देख सकते हैं बॉक्स बना हुआ है रेक्टेंगल के फॉर्म में। A vertical line goes through the box at the median, एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं मीडियन के जगह पे, and two whiskers, दो साइड में छोटा छोटा लाइन खींचा जाता है जो कि मिनिमम तक इधर जाता है लेफ्ट में और एक मैक्सिमम तक जाता है। सो इस तरह से आपका बॉक्स प्लॉट बनता है। सो इट गिव यू 5 डिफरेंट इंफॉर्मेशन इन अ सिंगल ग्राफ। आपको Q1, Q3, मीडियन, मिनिमम और मैक्स पता चल जाता है। यू कैन सी दिस एग्जांपल, आपके पास ये 10 बॉक्स का वेट दिया गया है और इसको अगर आपको ये इस फॉर्म में लेके आना है, यू जस्ट हैव टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। आप जानते हैं जब आपको मीडियन निकालना हो या क्वार्टाइल निकालना हो, आपका डेटा जो है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। अरेंज करने के बाद यू गॉट द मिनिमम वैल्यू 25, मैक्सिमम वैल्यू 38, मीडियन इज 32। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों जो वैल्यू का बीच का वैल्यू जो है, क्योंकि आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपके पास 10 10 एंड जो है 10 है, दैट इज इवेंट सिचुएशन। इवेंट सिचुएशन में आप जानते हैं कि मिडिल दो वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हैं। सो इफ यू ऐड दिस 2, you will got 64, 64 divided by 2, 32, so median is 32। now if you go, you just see this 5 values, इसके बीच का वैल्यू जो क्या 29 है, P1 मिल गया आपको। और ये फिर 5 वैल्यू को देखिए, इसके बीच का वैल्यू 35 है, Q3 मिल गया। सो यू जस्ट ट्राई टू सी, इसमें हमें पांचों वैल्यू यहाँ दिखता है। मीडियन जो है वो 32 पे है, Q3 35 पे है और Q1 जो है वो आपका 29 पे है। एंड यू हैव गॉट मिनिमम है 25, मैक्सिमम है at you can say 38। so you have got 5 different values। इस तरह से हम बॉक्स प्लॉट का यूज करते हैं। so whenever you see box plot, you should try to see that what type of information you can get here। so ये यहाँ से आपको एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपका बॉक्स प्लॉट में which type of things you can get, या जो भी कुछ इसमें से कुछ वैल्यू देके आपको कुछ अननोन को पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट ज्यादातर हमारा जो आपका जो दो वेरिएबल्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसको देखने में हमें हेल्प करता है। नॉर्मली यूज टू ऑब्जर्व द विजुअली डिस्प्ले द रिलेशंस, हम दो वेरिएबल आपस में कैसे रिलेटेड हैं उसको देखने के लिए। एक्चुअली स्कैटर प्लॉट बनाना, स्कैटर प्लॉट बनाना जो है वो एक कम्बरसम टास्क है, बहुत समय लगता है, बहुत सारी चीजों को ध्यान में रख के उसको बनाया जाता है। लेकिन जो बेसिक टाइप है, आप दोनों दोनों सेट ऑफ वेरिएबल को अगर आप ले लें और उसको फिर एक्स और वाई एक्सिस जैसे वेट और हाइट को यहाँ लिया गया और फिर उसको आप कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में यहाँ पॉइंट पे डाल दें, सो
उससे आप ये बता सकते हैं कि ये जो दोनों जो वेरिएबल है वो आपस में कैसे रिलेटेड है. सो यू कैन इजीली फॉलो हियर दैट दे आर पॉजिटिवली कोरिलेटेड. एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़ रहा है. And if you have got points somewhere here and here like this, then those points are outliers. Outliers होंगे, तो उसको भी ध्यान रखना है हमें. उसको स्कैटर ग्राफ भी बोलते हैं, स्कैटर ग्राफ भी बोलते हैं, स्कैटर चार्ट भी बोलते हैं. तो इसमें दो वेरिएबल्स को हम लोग प्लॉट करके देखते हैं कि उन दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या नो रिलेशनशिप. So just try to see एक पॉजिटिव कोरिलेशन का सिचुएशन है, नेगेटिव कोरिलेशन, और यहाँ नो कोरिलेशन का सिचुएशन. So it can easily give you, easily you can say that the relationship is which type of relationship. आप डेटा पॉइंट को देख के आपको नहीं पता चलेगा, वेरिएबल्स को अलग अलग पॉइंट करके देख के नहीं पता चलेगा, नंबर्स देख के नहीं पता चलेगा, लेकिन आप उसको ग्राफ में डाल देंगे, then you can easily obtain this type of things are there. Now some other graphs are there which I am just trying to give the basic concept. एक, जब आप रिग्रेशन पढ़ेंगे, मल्टीपल रिग्रेशन पढ़ेंगे, मल्टीवैरिएट स्टैटिस्टिक्स जब पढ़ेंगे, तो उसमें हमारा एक जो डिसीजन लेने की बात होती है कि हम कितने फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे आपके जो भी मल्टीवैरिएट्स जो भी वेरिएबल्स हैं उससे कितने फैक्टर को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. उसके लिए हम लोग स्क्री प्लॉट का यूज करते हैं. और स्क्री प्लॉट में जनरली हमारे पास एक एक्सिस में आइजन वैल्यू होता है एंड देन यू हैव गॉट डिफरेंट कंपोनेंट्स. आपके पास जैसे यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से 11 कंपोनेंट दिया गया है. लेकिन आपका ये पाइथन रूल है कि आपके जो जो पॉइंट्स जो हैं जो आइजन वैल्यू 1 को क्रॉस करते हैं, जैसे ये डॉटेड लाइन जो है वो आइजन वैल्यू 1 0.5 है, ये 1 का वैल्यू है यहाँ पे. 1 से हाई जितने अगर पॉइंट हैं उतने ही फैक्टर्स एक्सट्रैक्ट करना उचित होता है. दे व्हाट यू कैन से दे गिव यू हाई वेरिएंस, मीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ये जो जितने भी फैक्टर आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वो आपके जो सेट ऑफ वेरिएबल्स में जो भी आपके वेरिएबल्स है उसमें हाई वेरिएंस उन्हीं के कारण है. ये निश्चित हमें हो जाता है. तो यहाँ से अगर दो फैक्टर्स, ये दोनों फैक्टर, ये बाकी जो ऐसे फैक्टर नंबर कंपोनेंट नंबर है, कंपोनेंट को यहाँ फैक्टर के रूप में आप समझिए. तो जैसे मान लीजिए 10 वाला है, 9 वाला है, ये सब जो है ये कंपोनेंट के रूप में तो है, लेकिन ये ज्यादा वेरिएंस प्रोड्यूस नहीं करते हैं उस पर्टिकुलर वेरिएबल में या साथ में मिलके वो उस पर्टिकुलर वेरिएबल में तो उतना ज्यादा वेरिएंस प्रोड्यूस नहीं करते. लेकिन जो फैक्टर 1 और 2 है, ये जो 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 भी कंपोनेंट होंगे जिसका जो भी नाम हो आप बाद में फाइनलाइज करेंगे जिससे वो बना हुआ है, ये जो है ये अच्छा खासा वेरिएंस शो करते हैं. मतलब इनका इनके अंदर का जो चेंजेस है वो आपके डिपेंडेंट वेरिएबल उसमें चेंजेस प्रोड्यूस करने में काफी ज्यादा सक्षम है. तो जनरली स्क्री प्लॉट आप जनरली इतना समझ के रखिए, स्क्री प्लॉट यूज किया जाता है जब आप मल्टीवैरिएट स्टैटिस्टिक्स यूज करते हैं, जब हमें कंपोनेंट तय करना रहता है, कितना कंपोनेंट ये फैक्टर्स सुनिश्चित करना रहता है, कितने फैक्टर्स हमें इससे एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो वो आपको पता चलेगा इस ग्राफ को देखने के बाद. और थंब रूल ये है कि जो भी जितने भी फैक्टर 1 से ऊपर हो, जिसका आइगन आइगन वैल्यू 1 से ऊपर हो, उतना ही हमें फैक्टर से रिड्यूस निकालना. यहाँ पे इस ग्राफ दो फैक्टर्स हम एक्सट्रैक्ट. नाउ मैं आपको बता रहा था, चलिए बताया था क्वार्टाइल्स का मतलब क्या होता है, क्वांटाइल्स का मतलब क्या होता है. तो क्यू क्यू प्लॉट जो है, जैसा नाम से ही है, ये क्वांटाइल क्वांटाइल प्लॉट है. ये भी आप जब रिग्रेशन करेंगे, जब भी आप रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे, वहां पे भी आपके पास एसपीएसएस में अगर आप रन करते हैं तो आप क्यू क्यू प्लॉट का ऑप्शन आता है, आप वहाँ देख क्यू क्यू प्लॉट का ऑप्शन को क्लिक करके आप ये देख सकते हैं कि आपके वेरिएबल्स जो है वो आपस में कैसे रिलेटेड है या रिलेशनशिप का नेचर कैसा है. तो आप
आप क्वार्टाइल निकाल के रखे हो, आप डेसाइल निकाल के रखे हो, आप परसेंटाइल निकाल के रखे हो अपने डेटा सेट में। सपोज आपके पास दो वेरिएबल है, पहले वेरिएबल में आपने डेसाइल निकाल के रखा है, मतलब अगर आपके पास व्हाट यू कैन से D1 से लेके D9 का वैल्यू है, दूसरे वेरिएबल में भी आप डेसाइल्स निकाल लीजिए D1 से D9, और उसको जब आप प्लॉट करेंगे तो जो प्लॉट बनेगा वो क्यूबी प्लॉट होगा यूजिंग डिटेल। उसी तरह से आप क्वार्टाइल निकाल लीजिए पहले से, दूसरे सेट में भी क्वार्टाइल्स निकाल लीजिए, उसको जब आप प्लॉट करेंगे वो भी क्यूबी प्लॉट होगा। उसी तरह से परसेंटाइल वैल्यू सब निकाल लीजिए, 99, 99, 98, 97 ऐसे करके निकाल लीजिए, दूसरे वेरिएबल में भी आप निकाल लीजिए, और उसको जब प्लॉट कीजिएगा तो वो भी क्यूबी प्लॉट होगा। तो इस तरह से हम क्यूबी प्लॉट करके हम ये देखते हैं कि हमारा जो वेरिएबल्स हैं वो किस तरह से रिलेटेड है। जैसे आप यहाँ देखते हैं, अगर आप आपके पास और आपने क्यूबी प्लॉट निकाला है, तो कुछ इस तरह का एक नॉर्मल, अगर आपका डेटा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, आपका इस तरह का आप बन के आए। देख सकते हैं क्यूबी प्लॉट इज स्कैटर प्लॉट क्रिएटेड बाय प्लॉटिंग टू सेट्स ऑफ क्वांटाइल्स अगेंस्ट वन अनदर। तो आपने वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में दो वैल्यूज का जरूरत होता है, एक्स और वाई का। एक्स आपके यहाँ वेरिएबल है, वाई एक वेरिएबल है। एक्स में एक क्वांटाइल का सेट है, वाई एक दूसरे क्वांटाइल का सेट है। इसको लेके आप जब प्लॉटिंग करेंगे, मे बी इट इज डेसाइल, मे बी इट इज परसेंटाइल, मे बी इट इज क्वार्टाइल, आप जब इसको प्लॉट करेंगे देन यू गेट क्यू प्लॉट। और क्यू प्लॉट को देख के भी आपको पता चलेगा कि आपका डेटा जो है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। सो इफ यू चेक दैट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आप आगे बढ़ के आप अपना पैरामेट्रिक टेस्ट का कंडीशंस या रिग्रेशन करना है या जो भी, उसके पहले आप एक टेस्ट के रूप में आप इसको यूज कर सकते हैं। एंड आफ्टर मेकिंग इट श्योर दैट क्यू प्लॉट इज नॉर्मल, आप आगे जाके पैरामेट्रिक टेस्ट सब कर सकते हैं या रिग्रेशन कर सकते हैं। तो ये भी आपका एक यूज है whenever you are using graphs for taking decisions which type of test we have to conduct. So ये कुछ बेसिक्स ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा था, और होपफुली आप लोग इसको समझे होंगे, और आगे लोग देखेंगे आगे क्या, और जो बाकी है आपका डिफरेंट अदर टॉपिक्स वी ट्राई टू इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। होपफुली वी हैव अंडरस्टूड दिस थिंग्स। ओके, थैंक यू।